ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 171, लगभग 300 वर्ष और क्षेत्र स्तर के जादूगर संगठन विनिमय बैठक, सदस्यता की मांग _2। अनुवादक 54,96,90,339। यदि यह काम नहीं करता है तो बस अपने आप को पूरी तरह से व्हाइट विज़ार्ड पथ के लिए समर्पित करें। ब्लडलाइन विज़ार्ड पथ एक स्तर 5 जादूगर पर समाप्त होता है और यह एक बड़ी लागत पर भी आता है। गाजियंसी में कुछ लोग ब्लडलाइन विज़ार्ड पथ की खेती करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे इस पर कम और कम ध्यान देते हैं। ब्लडलाइन विज़ार्ड पथ जादूगर क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला हुआ था और एक समय में सबसे लोकप्रिय जादूगर पथ था। लेकिन समय बदल गया है और जबकि ब्लडलाइन विज़ार्ड बिल्कुल अप्रचलित नहीं है, यह इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर रहा है। इसलिए भले ही विज़ार्ड क्षेत्र के अधिकांश जादूगर इसे सीधे तौर पर न कहें, लेकिन वे अंदर से ब्लडलाइन जादूगरों को नीचा देखते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने में विज़ार्ड दायरे में 9वीं दरार पर ले जाऊंगा, मेंटर बर्नार्ड बोला। अगले ही पल मिल्टन चेनी के जवाब देने से पहले वह मौके से गायब हो गया। मेंटर बर्नार्ड के पास करने के लिए बहुत कुछ है। इस बार वह सिर्फ चेनी को एक्सचेंज मीटिंग के बारे में बताने के लिए आया था। वह चेनी की ब्लडलाइन लिमिट समस्या को दिल से लेता है। भले ही उसे लगता है कि एक्सचेंज मीटिंग में चेनी को कुछ भी हासिल होने की संभावना नहीं है, फिर भी उसके छात्र के लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाना सार्थक है। मेंटर बर्नार्ड को अचानक से जाते देख मिल्टन चेनी भी वहां नहीं रुके। उनकी आकृति मौके से गायब हो गई। मिशन ने उनके बहुत सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए और उन्हें कुछ नए कार्ड खरीदने की जरूरत थी। मिल्टन चेनी का द गाजियंसी में शामिल होने का फैसला वास्तव में निस्संदेह एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। विज़ार्ड दायरे में सबसे बड़ा व्हाइट विज़ार्ड संगठन उनके विज़ार्ड चरण के कारण उनकी यात्राओं को सीमित नहीं करेगा। अगर वह विज़ार्ड दायरे या किसी अन्य प्लेन के लिए यहां से जाना चाहता है तो वह किसी भी समय ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। थकाऊ मिशनों के अलावा चेनी यहां बिना किसी लागत के सब कुछ सीख सकता है। यहां तक कि सत्य की पुस्तक और ध्यान तकनीक भी सीधे गाजियन सागर द्वारा प्रदान की जाती है। विज़ार्ड दायरे में केवल 2 जादूगर संगठन हैं जो ऐसा कर सकते हैं, एक गाजियन सागर है और दूसरा भी चेनी से परिचित है। ये गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर है। यहां तक कि जब वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन में है जहां वह 100 से अधिक वर्षों से लेवल 2 व्हाइट विज़ार्ड में है, तो उसके गुरु ने उसे नहीं छोड़ा है, न ही गाजियन सागर ने उसे बाहर निकाला है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए। एक कारण है कि ये 2 विज़ार्ड संगठन विज़ार्ड दायरे में सबसे बड़ा व्हाइट विज़ार्ड संगठन और डार्क विज़ार्ड संगठन क्यों हो सकते हैं। उनसे जुड़ने की कठिनाई को एक तरफ रखते हुए, एक बार जुड़ने के बाद अपनेपन की भावना बिल्कुल अपार होती है। ये फिर से तुम हो, बच्चे। मिल्टन चेनी ने गाजियंसी के भीतर एक टॉवर बिल्डिंग में कदम रखा। ये गाजियंसी के एक सदस्य का विज़ार्ड टॉवर है जो चेनी से बहुत पहले शामिल हुआ था। वह निश्चित रूप से एक पुराना हाथ है। हालांकि इस पुराने हाथ की उपस्थिति चेनी की तुलना में और भी ताज़ा है, जो एक खुशमिजाज युवा के लिए पर्याप्त है। ये खुशमिजाज युवा अब चेनी को देखकर मुस्कुरा रहा है। सर थॉम्पसन, मुझे कुछ डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस खरीदने की ज़रूरत है। पिछली बार की तरह एक बार ट्रिगर करने वाले डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस, मैजिक डिस्क नहीं। अपने सामने मुस्कुराते हुए खुशमिजाज युवा को देखकर चेनी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इरादे बताए। वह जानता था कि थॉम्पसन को सर कहलाने की चाहत है, इसलिए चेनी ने स्वाभाविक रूप से उसकी इस चाहत को संतुष्ट किया। आखिरकार उसे लॉर्ड कहने से बेहतर है सर कहना। जैसा कि उम्मीद थी, चेनी के शब्दों को सुनकर थॉम्पसन की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। उसने अपना हाथ हिलाया और चेनी के सामने अनगिनत खजाने जमा हो गए। बच्चे, जो चाहो चुन लो। थॉम्पसन ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं, चेनी को संकेत दिया कि वह खुद चुन ले। चेनी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपने सामने ढेर किए गए खजानों में से कुछ डिस्पोजेबल जादुई उपकरण सावधानी से उठाए। चेनी ने चुन लिया था, ये देखकर थॉम्पसन ने लापरवाही से नजर डाली। ये सभी उसके लिए गहने थे। उसका मुख्य ग्राहक चेनी नहीं है। दूसरी ओर बर्नार्ड उसके मुख्य ग्राहकों में से एक है। गाजियंसी में बहुत कम निम्न स्तरीय जादूगर थे, उसके गहने बेचे नहीं जा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब चेनी खरीदने आया तो वह उत्साहित था। आखिरकार जादुई पत्थर किसे पसंद नहीं होंगे, यहाँ तक कि लेवल 4 के जादूगर भी अपवाद नहीं हैं। 50,000 जादुई पत्थर। थॉम्पसन ने चेनी के हाथों में मौजूद गहनों पर एक नज़र डाली और कीमत बताई। ये सुनकर चेनी का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, साउथ गाजियंसी की सबसे बड़ी घोटालेबाज दुकान। एकाधिकार व्यापार वास्तव में सबसे अधिक लाभदायक व्यापार है। सर, ये बहुत ज़्यादा है। 50,000 जादुई पत्थरों से लगभग एक पूरा लेवल 3 मैजिक डिवाइस खरीदा जा सकता है। मिल्टन चेनी ने गंभीरता से उपदेश दिया।
क्या 50,000 जादुई पत्थरों से एक पूरा लेवल 3 मैजिक डिवाइस खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, जब तक कि लेवल 3 मैजिक डिवाइस का विक्रेता मूर्ख ना हो। लेकिन मोल तोल में कुछ भी चलता है। वर्तमान में चेनी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उसके जादुई पत्थर खत्म होते जा रहे हैं। अगर वह कुछ सस्ता खरीद सकता तो वह कभी ज्यादा पैसे नहीं देता। चेनी की बातें सुनकर थॉम्पसन ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे इस बच्चे को चिढ़ाना मनोरंजक लगा, इसलिए उसने लापरवाही से दूसरी कीमत बताई। तो 45,000, मैं तुम्हारे गुरु के मेरे मुख्य ग्राहक होने के कारण 5,000 जादुई पत्थर कम कर रहा हूँ। चेनी की आंखें चमक उठीं। क्या मोल तोल करना इतना आसान था? अगर उसे पहले से इस बारे में पता होता तो वह पिछले सौदे के दौरान जमकर मोल भाव करता। वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है। चेनी को थोड़ा दुख हुआ। सर, आप जानते हैं कि मैंने बहुत पहले ही द गार्जियन ज्वाइन किया है। द गार्जियन के बारे में मेरी समझ यह है। रुको रुको रुको, बस मुझे अपनी कीमत बताओ। थॉम्पसन ने चेनी की बात बीच में ही रोक दी। जब मैंने तुमसे मोल भाव करने के लिए कहा तो मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। इतने सालों के बाद भी ऐसी कोई कहानी नहीं है जो मैंने न सुनी हो। तुम अभी भी बहुत छोटे हो, बच्चे। अध्याय 172 129, लगभग 300 वर्ष और क्षेत्र स्तर के जादूगर संगठन विनिमय बैठक, सदस्यता की मांग _3। अनुवादक 54,96,90,339। अपने स्तर के जादूगर द्वारा खपत किए जाने वाले जादुई पत्थरों की मात्रा खगोलीय है। एक छोटे से प्रयोग में सैकड़ों, हजारों या लाखों जादुई पत्थरों की लागत आ सकती है। मिल्टन चेनी द्वारा खरीदे गए इन ट्रिंकेट से अर्जित किए जाने वाले जादुई पत्थर भी बहुत सीमित हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे छोटे साथी के साथ बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या ये उधार पर खरीदा जा सकता है? मिल्टन चेनी ने स्टैनहोप थॉम्पसन को अपने सामने उत्सुकता से देखा और पूछा। ये सुनकर थॉम्पसन अचंभित हो गया। वह सवाल करने लगा कि क्या उसने सही सुना है। क्या ये किसी द्वारा उससे पैसे ऐंठने का मामला था? इसलिए वह कुछ हद तक हैरान था। इस छोटे से लड़के ने बैंक से कुछ और नहीं सीखा, लेकिन उसने बैंक की बेशर्मी को पूर्णता से सीखा। बेशक मिल्टन चेनी को यह नहीं पता था कि उनके गुरु बैन ने थॉम्पसन से पहले भी कई बार उधार मांगा था। हालांकि जब मिल्टन चेनी ने उधार खरीदने की बात की तो यह उधार लेने का एक सरल कार्य था। भले ही उनके पास अब बहुत सारे जादुई पत्थर नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें कमाना आसान होगा। वह निश्चित रूप से भविष्य में इसे वापस चुकाएगा। चेनी को अपने गुरु के कई बार उधार लेने के बारे में पता नहीं था और यह कि उसने कभी भी अपना कोई भी कर्ज नहीं चुकाया था। बच्चे, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये कहने के लिए कहा था? मिल्टन चेनी की आंखों में उलझन के संकेत देखकर स्टैनहोप थॉम्पसन को पता था कि यह बैन का काम नहीं था। तो यह स्वाभाविक था। वास्तव में उस बूढ़े कैटरपिलर बैन ने आपको अपना छात्र क्यों चुना, इसका कारण अब स्पष्ट है। बैन, वह बूढ़ा आदमी, पहले कभी छात्रों को नहीं ले गया था। इसलिए जब उसने मिल्टन चेनी को अपने संरक्षण में लिया तो गार्जियन के बहुत से लेवल 3 और 4 के जादूगरों को पहले से ही यह पता था। आखिरकार गार्जियन में बहुत कम लोग हैं। लगभग हर चीज जो दिलचस्प होती है वह सभी को जल्दी ही पता चल जाती है। बस इसे ले लो, इसे ले लो, तुम अगली बार एक बार में ही सब कुछ वापस कर सकते हो। थॉम्पसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वास्तव में वह इसे सिर्फ मिल्टन चेनी को देना चाहता था। आखिरकार ये चीजें उसके लिए छोटी सी बात हैं। वह गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की स्थिति से भी वाकिफ है, इसलिए कुछ जीवन रक्षक उपायों की आवश्यकता को जानता है। हालांकि बैन का एकमात्र छात्र होने के नाते चेनी निश्चित रूप से इन उपायों की कमी नहीं करेगा। साथ ही वह गार्जियन का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि उसकी जांच की गई है और इन चीजों को सीधे लड़के को देने से उसे ऐसा लग सकता है कि वह उसका ऋणी है। थॉम्पसन का यह इरादा नहीं था, इसलिए क्रेडिट सेट करना बहुत बुरा नहीं होगा। आखिरकार कुछ हद तक चकित मिल्टन चेनी ने स्टैनहोप थॉम्पसन के विजार्ड टॉवर को छोड़ दिया। उनके आध्यात्मिक सागर में उनके आने से पहले की तुलना में 5 ज्यादा डिस्पोजेबल जादुई उपकरण थे। हाँ, 5, 3 नहीं। उन्होंने केवल 3 का चयन किया था, लेकिन अंत में स्टैनहोप ने उनके हाथों में 2 और निजी रत्न थमा दिए और उन्हें भी अपने बिल में डाल दिया। चेनी ने लापरवाही से क्रेडिट का जिक्र किया। यह मोलभाव करने जैसा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्टैनहोप वास्तव में उन्हें क्रेडिट देंगे। उसके बाद जब मिल्टन चेनी ने जादुई पत्थरों से भुगतान करने की पेशकश की तो थॉम्पसन ने मना कर दिया। क्या ये वाकई इतना आसान था? उन्होंने इसे मेरे लिए क्रेडिट पर रख दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे मूल रूप से 40,000 जादुई पत्थर लाने थे, लेकिन अब मुझे थॉम्पसन को 80,000 जादुई पत्थर देने हैं। क्रेडिट मांगने से मुझे 40,000 और जादुई पत्थर देने पड़ेंगे। मिल्टन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी जाल में फंस गया है। दुष्ट पूंजीवादी। समय उड़ता चला गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया।
साउंड सी पवेलियन के बाहर मिल्टन चेनी सफ़ेद लबादे में टॉवर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। मेंटर बर्नार्ड अचानक मिल्टन के सामने आ खड़े हुए। हम चलते हैं, मैं तुम्हें इस एक्सचेंज मीटिंग में ले चलूंगा। तुम्हारे अलावा गार्जियन सी से 2 और लोग जाएंगे। मेंटर बर्नार्ड ने बात की। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। वह अकेले ही रियल्म लेवल विजर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की एक्सचेंज मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता था। उसके अलावा गार्जियन सी से 2 लेवल 4 विजर्ड्स भी उसके साथ शामिल होंगे। चेनी एक सहायक या अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की चाह रखने वाला एक जूनियर था। वह संभवतः वहां सबसे कमजोर व्यक्ति होगा। अगले ही पल सत्य की पुस्तक बर्नार्ड के सामने लटकी हुई थी। उसके पन्ने पलट रहे थे और एक पन्ना उड़कर बाहर आ गया जो एक जादुई सरनी में बदल गया जिसने उन दोनों को घेर लिया। ये पहली बार था जब मिल्टन ने सत्य की पुस्तक की जादुई सरनी को वास्तविकता में देखा था। एक ऐसा फंक्शन जो केवल लेवल 4 बुक ऑफ ट्रुथ के लिए उपलब्ध था, जो अभी भी मिल्टन के लिए बहुत दूर था। अगले ही पल मिल्टन के सामने का परिचित दृश्य गायब हो गया। वह खाली शून्य स्थान का सामना कर रहा था। बर्नार्ड उसके बगल में था। बर्नार्ड के अलावा मिल्टन के सामने एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए। दोनों युवा थे। बर्नार्ड और मिल्टन को देखकर दोनों ने अपना ध्यान तुरंत मिल्टन पर केंद्रित कर लिया, बर्नार्ड को अनदेखा कर दिया। पेनारिन और शारियल। चेनी इन दोनों से अपरिचित नहीं थे। उन्होंने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उनके साथ बातचीत की थी। बेशक अब की तरह यह एक जूनियर और उसके बड़ों के बीच की बातचीत थी। क्या प्यारा सा लड़का है, तुम बैन को छोड़ दो और मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, शारियल ने मिल्टन के बालों को सहलाते हुए कहा। जब वह बोल रही थी तो हंस रही थी। चेनी को पता था कि यह एक मजाक था, इसलिए वह बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बर्नार्ड एक भावशून्य चेहरे के साथ किनारे पर था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर ये 2 बनाम 1 की लड़ाई होती तो वह जीत नहीं पाता। तुम दोनों एक्सचेंज मीटिंग में जाओ, मैं आगे बढ़ूंगा, बर्नार्ड ने कहा और अगले ही पल वह गायब हो गया। शारियल ने मिल्टन के बालों को फिर से सहलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे उसके बाल बहुत पसंद हैं। इस बारे में मिल्टन कहना चाहता था, इसे झकझोरना बंद करो, नहीं तो मैं गंजा हो जाऊंगा। बेशक ऐसा लग रहा था कि उसे विरोध करने का अधिकार नहीं था। गंजेपन के बारे में सोचते हुए मिल्टन को अपने पिछले जीवन के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में बूढ़ा नहीं था, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से उसमें गंजेपन के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे थे। ये सोचकर मिल्टन कांप उठा। सौभाग्य से कुछ झटकों के बाद शारियल रुक गया। हालांकि शारियल बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेनी को पता था कि शारियल शायद उससे 3000 साल बड़ी थी। बच्चे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करो। जब हम 9वीं दरार पर पहुंचे तो हमारे नेतृत्व का पालन करें और इधर उधर न भटकें, पेनारिन, जो ये दृश्य देख रहा था, ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। गार्जियन सी के नए सदस्य हमेशा दुर्लभ थे, इसलिए वे वरिष्ठ उनकी थोड़ी देखभाल कर सकते थे। बेशक ये नवागंतुक जादूगर पथ पर कितनी दूर तक जा सकते हैं, यह अंततः उन पर निर्भर करेगा। अगले ही पल जब मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, 2 लोगों की सत्य की पुस्तक एक साथ प्रकट हुई। 2 लोगों की सत्य की पुस्तक से एक लाल प्रकाश और एक फीकी हरी रोशनी निकली। प्रकाश के लाल और हरे रंग के धब्बे ने उन तीनों को संरक्षण दिया। एक पल में वे तीनों यही शून्य स्थान से गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही एक दरार के सामने थे। अध्याय 173 130 द ग्रेट स्पेटियल मैजिक डिवाइस और द फ्रेश ब्लड ऑफ द प्योर ब्लड व्हाइट रेवन, सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। विजात दायरे में कितने दायरे स्तरीय विजात संगठन मौजूद हैं? ये सवाल गार्जियन सी के सदस्य मिल्टन चेनी के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। हालांकि जब वह वास्तव में 9वीं दरार में प्रवेश किया तो वह अपरिहार्य रूप से चौंक गया। वहां बहुत अधिक लोग थे, लगभग 1000 लोग जो पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुके थे। चेनी के अलावा उनमें से सबसे कमजोर सभी लेवल 3 विजार्ड थे। 9वीं दरार और शून्य स्थान के बीच बहुत कम अंतर था, क्योंकि यह एक मालिकहीन दरार थी। इस दरार के मालिकहीन होने का कारण सरल था। 9वीं दरार विजात दायरे से जुड़ी नहीं थी। ये शून्य में फंसी दरार की तरह था। इसलिए विजात दायरे में अधिकांश विजात संगठनों की यहाँ कोई रुचि नहीं थी। संशोधित न होने के कारण ये दरार अभी भी अपनी मूल स्थिति में थी। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से दक्षिण संरक्षक सागर द्वारा नियंत्रित तीसरी दरार से तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन यह विनिमय बैठक के लिए एक अच्छा स्थान था। छोटा साथी, शारियल के साथ भटकना मत, पेनारिन बोला। चेनी ने सिर हिलाया और अगले ही पल पेनारिन की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। विनिमय बैठक ने ज्यादातर विजात दायरे से संबंधित मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। हर 100 साल में एक बार आयोजित होने वाली इस बैठक से पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र स्तरीय विजात संगठन इस बैठक को बहुत महत्व देता है।
इसलिए प्रत्येक क्षेत्र स्तरीय विजार्ड संगठन का एक प्रतिनिधि वास्तव में इस विनिमय बैठक में भाग लेता था। इस बार संरक्षक सागर के प्रतिनिधि स्वाभाविक रूप से पेनारिन थे। बाकी के लिए मुफ्त विनिमय, व्यापार सभी अनुमेय थे। माहौल शोरगुल से भरा था और सभी जादूगर शांत लोग नहीं थे। समय समय पर जादूगर चेनी और शारियल की ओर देखते थे। छोटे दोस्त, पेनारिन की बात मत सुनो, इधर उधर बेहिचक घूमो, यहाँ कोई भी तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। शारियल ने मुस्कुराते हुए कहा, चेनी के बालों को चंचलता से बिखेरते हुए। अगले ही पल अपने हाथ की हल्की लहर के साथ एक छोटा सा टॉवर दिखाई दिया और टॉवर के अंदर उसकी आकृति दिखाई दी। ये देखकर चेनी कुछ हद तक भावुक हो गया। इतना बड़ा स्थानिक जादू उपकरण। उसने कुछ देर के लिए टॉवर पर अपनी नज़र डाली, फिर दूर चला गया। पूरा 9वां रिफ्ट विशाल था, लेकिन विभिन्न जादूगर संगठन बहुत अधिक बिखरे हुए नहीं थे। इसलिए चेनी ने घूमने के लिए जादू का उपयोग नहीं किया और बस चलता रहा, लेकिन वह धीमा भी नहीं था। हालांकि 9वां रिफ्ट विकसित नहीं हुआ था, चेनी अभी भी कई नई संरचनाएं देख सकता था। टॉवर, ऊंची इमारतें, एस्टेट। ये इमारतें विभिन्न क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों के जादूगरों द्वारा बनाई गई थीं। वे प्रत्येक जादूगर संगठन के लिए अस्थायी व्यापारिक चौकियां भी थीं। एक ऊंची इमारत पर ओरोबोरोस रिंग का निशान देखकर चेनी की आंखें चमक उठीं। ऊपर देखा, टॉवर पूरे 9 मंजिल ऊंचा था। ओरोबोरोस रिंग की असली ताकत के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इसका बाहरी रूप प्रभावशाली था। बिना किसी हिचकिचाहट के चेनी टॉवर में चले गए। पहली मंजिल खाली थी और कुछ भी प्रदर्शित नहीं था। जैसे ही चेनी ऊपर की ओर बढ़ने वाले थे, उनका शरीर जैसे कि बिना किसी प्रतिबंध के 9वीं मंजिल की ओर खींचा चला गया। चेनी की दृष्टि टिमटिमा गई। एक अज्ञात बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने चेनी को बारीकी से देखा और कुछ हद तक उत्सुकता से कहा, गाजियन सागर से एक नवागंतुक। आप एक प्राथमिक रक्तरेखा जादूगर पथ व्यवसायी भी हैं। यह अफसोस की बात है कि आपकी रक्तरेखा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, अन्यथा आपकी प्रतिभा के साथ ब्लडलाइन पथ पर लेवल 5 विजार्ड का पद हासिल करना असंभव नहीं होगा। उसका ब्लडलाइन विजार्ड पथ लेवल 2 विजार्ड की सीमा पर था और ऐसा लग रहा था कि वह मुख्य रूप से ब्लडलाइन विजार्ड पथ का अभ्यास करता था। इसलिए चेनी को समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। छोटे साथी, तुम्हें अपनी ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक कहाँ से मिली? बूढ़े आदमी ने जिज्ञासा से पूछा। उसकी धारणा में, जबकि गाजियन सागर के लोग ब्लडलाइन विजार्ड पथ से विमुख नहीं थे, उनमें से बहुत कम लोगों ने इस विजार्ड पथ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है, वह ऐसा नहीं कर सकता था। क्या वह संभवतः ये स्वीकार कर सकता है कि उसने इसे उनके ओरोबोरोस रिंग से सीखा है? ये देखकर कि चेनी का जवाब देने का इरादा नहीं था, बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिला दिया। स्वाभाविक रूप से गाजियन सागर से एक किताबी कीड़ा, अविश्वसनीय रूप से शर्मीला। ब्लडलाइन विजार्ड बनना बेकार है। यदि आप ब्लडलाइन विजार्ड की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद पहले एक मौका था, लेकिन अब जब वह इस बिंदु पर पहुंचा, तो बूढ़े व्यक्ति ने कंधे उचका दिए, ये संकेत देते हुए कि कोई विकल्प नहीं था। ओरोबोरोस रिंग में अभी भी शुद्ध रक्त वाले व्हाइट रेवन होने चाहिए। मुझे बस व्हाइट रेवन से कुछ ताज़ा खून के लिए व्यापार करने की ज़रूरत है। चेनी ने कहा। यह उसकी योजना थी। उसने एक पूरा शुद्ध रक्त वाला व्हाइट रेवन प्राप्त करने के बारे में सोचा भी नहीं था, जब तक कि यह शुद्ध रक्त वाले व्हाइट रेवन से कुछ ताज़ा खून के लिए व्यापार करना था। इस तरह, जब तक उसका असली स्वर इसका उपयोग नहीं करता है और हर बार सिमुलेशन में केवल एक बार इसका उपयोग करता है, शायद 10 या उससे अधिक प्रयासों के बाद उसके पास अभी भी लेवल 3 विजार्ड बनने का अवसर हो सकता है। ब्लडलाइन पथ पर एक लेवल 3 विजार्ड अभी भी लेवल 3 विजार्ड था। लेवल 3 के जादूगर के रूप में वह बहुत सी चीजें कर सकता था। उसे अब कई मुद्दों पर चुपचाप नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर चेनी के सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे आपसे कुछ व्हाइट रेवन का ताज़ा खून लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह कीमती नहीं है। दुर्भाग्य से ओरोबोरोस रिंग में अब शुद्ध रक्त वाला व्हाइट रेवन नहीं है। इसे पहले ही एक परेशान करने वाली महिला ने बदल दिया है। ये सुनकर चेनी जाने के लिए तैयार हो गया। ओरोबोरोस रिंग में काफी समय बिताने वाले व्यक्ति के रूप में चेनी जानता था कि बदले जाने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि यह वस्तु ओरोबोरोस रिंग की निजी संपत्ति से किसी और की निजी संपत्ति बन गई थी। स्वाभाविक रूप से ओरोबोरोस रिंग ने इस तरह से इसे बदलने का अधिकार खो दिया था। अध्याय 174 130 एक विशाल स्थानिक जादू उपकरण और शुद्ध रक्त सफेद रेवन का ताज़ा खून सदस्यता चाहिए _2। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि क्या कोई मौका है? मिल्टन चेनी ने अपने कदम रोक दिए, जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को मुस्कुराते हुए देखा। क्या उसे पैसे चाहिए?
मिल्टन चेनी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट का नाटक किया, आखिरकार अपना हाथ हिलाया और बूढ़े आदमी के सामने बैंगनी जादू के पत्थरों के 1000 टुकड़े बड़े करीने से ढेर कर दिए। बूढ़े आदमी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। एक विचारशील किताबी कीड़ा। शुद्ध सफेद रेवन की जगह लेने वाली महिला यहाँ है, लेकिन ओरोबोरोस रिंग के प्रतिनिधि के रूप में वह इस एक्सचेंज मीटिंग में भाग ले रही है। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। बेशक वह शिष्टाचार के कारण गाजियन सागर को कुछ ताज़ा खून देगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी सीमा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि पूर्ण शुद्ध सफेद रेवन रक्तरेखा भी आपकी रक्तरेखा सीमा को केवल स्तर 3 रक्तरेखा जादूगर तक ही बढ़ा सकती है। चूंकि उसे वैसे भी भुगतान किया गया था, इसलिए बूढ़ा आदमी अपनी बात कहने से नहीं कतराता था। बेशक उसे मिल्टन चेनी से बहुत उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह महिला भी सफेद रेवन रक्तरेखा वाली एक रक्तरेखा जादूगर है। ये बहुत कम संभावना है कि वह शुद्ध सफेद रेवन देगी। भले ही उसके सामने ये युवा कुछ ताज़ा शुद्ध सफेद रेवन रक्त के लिए सौदा करे, लेकिन ये रक्तरेखा सीमा को तोड़ने के मामले में एक बूंद की तरह होगा। ये सुनकर मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने सिर हिलाया। ये जानकारी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। वह उस महिला से कोई अजनबी नहीं था, वह अनुमान लगा सकता था कि वह कौन थी। इसमें लेवल 3 का जादूगर शामिल है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सतर्क है। भले ही इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें, लेकिन जब तक वह इसे सफ़ेद कौवे के ताज़ा खून से बदल सकता है, ये सब इसके लायक होगा। स्टैनहोप थॉम्पसन ने उसे श्रेय दिया था। अभी अगर वह वास्तव में कोशिश करे तो वह 1 लाख जादुई पत्थर इकट्ठा कर सकता है। इन जादुई पत्थरों को एक शुद्ध सफ़ेद कौवे के लिए व्यापार करने की उम्मीद करना बिल्कुल हास्यास्पद होगा, लेकिन कुछ ताज़ा खून प्राप्त करना असंभव नहीं है। अगले ही पल मिल्टन चेनी टावर जैसी संरचना से बाहर निकल गया। विनिमय बैठक 10 दिनों तक चली, लेकिन जहां तक मिल्टन चेनी का सवाल था, यह विनिमय बैठक समाप्त हो गई थी। उसे आवश्यक खर्चों के लिए कुछ जादुई पत्थर रखने थे। सीधे शब्दों में कहें तो वह जादुई पत्थरों को बचाएगा, अन्य चीज़ों के लिए व्यापार करना बंद कर देगा और अंत में कुछ ताज़ा सफ़ेद कौवे का खून खरीदने की कोशिश करेगा। मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि पार्ट में उसका नकली व्यवहार क्या करेगा, लेकिन उसे वास्तविक जीवन में सभी संभावनाओं पर विचार करना था। एक जीवित व्यक्ति मृत्यु तक पेशाब को रोक कर नहीं रखेगा, है न? भले ही उसने व्यापार में दलाली न करने का फैसला किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह निष्क्रिय रहेगा। आखिरकार एक क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन द्वारा आयोजित एक विनिमय बैठक में भाग लेने के बाद मिल्टन चेनी ने ठीक से खोज करने की ठानी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह शेष दिनों में 9वीं दरार के आसपास घूमता रहा। वह क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन के लगभग हर व्यापार स्थल पर गया, लेकिन कोई खरीदारी नहीं की। मिल्टन चेनी ने व्यापारियों से पूछा कि क्या उनके पास शुद्ध सफ़ेद कौवा है या ताज़ा सफ़ेद कौवा का खून। जैसा कि अपेक्षित था, उनके सभी उत्तर नकारात्मक थे। आखिरकार इस तरह की वस्तु में केवल वंश के जादूगरों की ही रुचि होती है, और यहाँ तक कि उन वंश के जादूगरों को भी उसी वंश से संबंधित होना चाहिए। इन क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों में बहुत कम लोग वंश के जादूगर के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी के पास शुद्ध सफ़ेद कौवा नहीं था। हालांकि थोड़ा निराश होने के बावजूद मिल्टन चेनी को कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी। आखिरकार अगर किसी संगठन के पास तैयार आपूर्ति होती, तो पार्ट सिमुलेशन में उसका नकली स्व पहले ही उसे प्राप्त कर लेता। केवल विशुद्ध रक्त वाले जादूगर संगठनों के पास ही शुद्ध रक्त वाले जादुई जीव होते हैं। जादूगर क्षेत्र में टीएनएल्स जैसे कई क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन नहीं हैं। ओरोबोरोस रिंग, ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन और गोशावक की आंख, केवल ये 3 संगठन ही क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन हैं जो रक्त रेखाओं में विशेषज्ञता रखते हैं। निश्चित रूप से रक्त रेखाओं में विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्षेत्र स्तरीय जादूगरों के स्तर पर केवल ये 3 ही हैं। इसका कारण सरल है, क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन होने की अपनी निचली सीमा होती है, जो कि स्तर 5 जादूगर है। रक्त रेखा जादूगरों के लिए स्तर 5 जादूगर बनने की चुनौती उल्लेखनीय रूप से अधिक है। परिणामस्वरूप जादूगर क्षेत्र में रक्त रेखाओं में विशेषज्ञता रखने वाले बहुत कम क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन हैं। मिल्टन चेनी पहले ही ओरोबोरोस रिंग का दौरा कर चुके हैं। जहां तक गोशावक की आंख का सवाल है, वे केवल एक ही रक्त रेखा की खेती करते हैं और उनके सदस्यों को बचपन से ही व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे संभवतः एक शुद्ध सफ़ेद कौवा नहीं रख सकते। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के लिए, जिसका सामना उन्होंने पिछली बार मुडोम प्लेन पर किया था, वे इस क्षेत्र स्तरीय जादूगर की विनिमय बैठक में शामिल नहीं हुए। इस विनिमय बैठक का विषय संभवतः ये था कि इन विद्रोही जादूगर संगठनों को कैसे मिटाया जाए, इसलिए निश्चित रूप से वे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे क्यों आएंगे? आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही मिल्टन चेनी अपनी यात्रा जारी रखने की योजना बना रहे थे, अचानक एक सफ़ेद लबादे में एक व्यक्ति उनके बगल में प्रकट हुआ। चलो बच्चे,
पेनारिन ने मिल्टन चेनी को ले जाने की तैयारी करते हुए कहा। विनिमय बैठक समाप्त हो गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग वहीं लौट जाएंगे जहां से वे आए थे, क्योंकि उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों के लिए समय कीमती था। 1 मिनट रुको, मिल्टन चेनी ने जल्दी से अपनी स्थिति बताई। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर पेनारिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो चलो, मैं तुम्हारी यात्रा पर तुम्हारे साथ चलूंगा। उन शब्दों के साथ उसका हाथ मिल्टन चेनी के कंधे पर हल्के से टिका। एक पल में दोनों वहां से गायब हो गए। जिस क्षण वे फिर से प्रकट हुए, वे एक टावर जैसी इमारत की 9वीं मंजिल पर थे। वहां केवल एक बूढ़ा आदमी था जो झपकी ले रहा था। पेनारिन और मिल्टन चेनी को देखकर बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। टकर, पेनारिन ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। वे सभी लेवल 4 के जादूगर थे और इसके अलावा औरोबोरोस रिंग में केवल 5 लेवल 4 के जादूगर थे। स्वाभाविक रूप से वह कोई अजनबी नहीं था। जिस व्यक्ति को उसने टक्कर कहा वह बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और सिर हिलाकर स्वीकार किया। पेनारिन, हमने सैकड़ों सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। अध्याय 175 130 एक विशाल स्थानिक जादू उपकरण और शुद्ध रक्त सफेद रेवन का ताज़ा खून सदस्यता चाहिए _3। अनुवादक 54,96,90,339। ये कहने के बाद दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। क्या आप इस बच्चे के वंश के लिए यहाँ आए हैं? पेनारिन ने सिर हिलाया। थोड़ा और इंतजार करें, वे जल्द ही आ जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा में एक लहर उठी और एक लाल बालों वाली महिला अचानक उनके बगल में प्रकट हुई। लाल बालों वाली महिला के प्रकट होने के बाद वह पेनारिन को देखकर आश्चर्यचकित हुई और फिर उसने अपनी नज़र मिल्टन चेनी पर घुमाई। उसकी आंखों में चमक उठी। औरोबोरोस रिंग में कब से एक अतिरिक्त स्तर 4 जादूगर है। पेनारिन का दिल धड़क उठा, और वह भी इतनी कम उम्र की। कुछ शताब्दियों की उम्र में लेवल 4 का जादूगर, भले ही वह ब्लडलाइन जादूगर हो, उसकी असाधारण प्रतिभा को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। लगता है कि इस बार बच्चा निराश होने वाला है। हालांकि पेनारिन के दिमाग में विचार भरे हुए थे, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। लेवल 4 का जादूगर बनना, इसके अलावा व्हाइट ड्रैगन ब्लडलाइन वाला लेवल 4 का जादूगर बनना, तो ये बहुत संभावना है कि शुद्ध रक्त वाला व्हाइट ड्रैगन पहले ही चला गया हो। मिल्टन चेनी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पेनारिन की आवाज़ अचानक उनके दिमाग में गूंज उठी। उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस स्थिति में लेवल 4 के जादूगर का साथ पाना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। मुझे कुछ शुद्ध रक्त वाले व्हाइट ड्रैगन के ताज़े खून के लिए व्यापार करने की ज़रूरत है। पेनारिन ने लाल बालों वाली महिला को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। ये सुनकर लाल बालों वाली महिला के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना ध्यान मिल्टन चेनी से हटा लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी अपने छात्र के लिए यहाँ था। दुर्भाग्य से जब मैं लेवल 4 विज़ार्ड बनी तो मैंने शुद्ध रक्त वाले व्हाइट ड्रैगन के खून का इस्तेमाल किया। वैलेरी ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। लेवल 4 विज़ार्ड बनने की कुंजी केवल शुद्ध रक्त वाले व्हाइट ड्रैगन पर निर्भर नहीं है। मुख्य रूप से उसकी रक्तरेखा की सीमा मिल्टन चेनी की तुलना में काफ़ी अधिक है। वह एक वास्तविक लेवल 5 ब्लडलाइन सीड के साथ विलीन हो गई। इसके अलावा यह एक विरासत में मिला ब्लडलाइन सीड था, न कि संयोग से मिला हुआ। इसलिए जिस ब्लडलाइन सीड के साथ वह विलीन हुई, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। लेवल 3 शुद्ध रक्त वाला व्हाइट ड्रैगन उसे मुख्य घटक के बजाय एक सहायक घटक की तरह लगा। इसलिए अगर कोई बड़ा सौदा करने को तैयार है तो उसे स्वाभाविक रूप से व्यापार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उसने पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया था। अगर यह कुछ महीने पहले होता तो वे शायद सौदा कर पाते। मुझे सिर्फ थोड़ा सा व्हाइट ड्रैगन का ताज़ा खून चाहिए, पूरा शुद्ध खून वाला व्हाइट ड्रैगन नहीं। पेनारिन ने जवाब दिया। ये सुनकर वैलेरी उलझन में लग गई। सिर्फ ताज़ा खून चाहिए? व्हाइट ड्रैगन के थोड़े से ताज़ा खून का क्या फ़ायदा? क्या गाजियन सागर के पास वाकई ताज़ा खून पैदा करने का जरिया हो सकता है? इसके बारे में सोचने पर उसे यह बहुत ही असंभव लगा। ताज़ा खून हवा से कैसे बढ़ सकता है? शुद्ध खून वाले व्हाइट ड्रैगन का रक्त उत्पादन कार्य बहुत कमज़ोर है। यहाँ तक कि एक जीवित शुद्ध खून वाले व्हाइट ड्रैगन को भी अपना ताज़ा खून खोने के बाद ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। नहीं तो वह इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसलिए शुद्ध खून वाले व्हाइट ड्रैगन के मरने के बाद ताज़ा खून का उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल असंभव है। मेरे पास वाकई थोड़ा बचा हुआ है। किसी सौदे की ज़रूरत नहीं है। बच्चे में व्हाइट ड्रैगन वंश भी है। इसे मेरी तरफ से एक उपहार समझो। लेकिन अगर तुम इस ताज़ा खून से अपनी वंश रेखा की सीमा को तोड़ना चाहते हो तो यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। जब वैलेरी बोल रही थी, उसने अपना हाथ धीरे से हिलाया और ताज़ा खून की एक पोटली उसके सामने तैरती हुई पेनारिन की ओर उड़ी। पेनारिन ने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया, फिर वैलेरी को एक स्थानिक जादू उपकरण दिया।
फिर उसने मिल्टन चेनी के कंधे पर हल्के से अपना हाथ रखा, लाल रोशनी की एक चमक गुजरी और दोनों गायब हो गए। दोनों के गायब होने के बाद वैलेरी की नज़र उस जगह पर टिकी रही जहां दोनों एक पल के लिए गायब हो गए थे। एक पल बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला, बूढ़े आदमी, इस बच्चे की रक्तरेखा शोधन तकनीक कहाँ से आई? ये सुनकर टकर ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम अभी भी इसके बारे में उत्सुक हो? उसने निश्चित रूप से इसे हमसे नहीं सीखा है। उसके शब्दों के बाद टकर ने कुछ बार हंसी। हालांकि वैलेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभर आया। पिछली बार जब उसने मिल्टन चेनी को विजार्ड कॉन्टिनेंट पर देखा था, लेकिन उस समय वह सिर्फ लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड थी। इसलिए उसे लगा कि इस बच्चे का रक्तरेखा उसके जैसा ही है और उसने उसे पकड़ने और उसके साथ खेलने का फैसला किया। लेकिन अब जब वह लेवल 4 ब्लडलाइन विजार्ड बन गई है तो मिल्टन चेनी को फिर से देखकर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के बारे में अजीब बात है। बहुत से लोग नहीं जानते कि व्हाइट रेवन की ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक लंबे समय से खोए हुए युग से उत्पन्न नहीं हुई थी। इस ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक को उसके पूर्वजों ने ओरोबोरोस रिंग में रखा था। किसी अन्य स्थान पर यह ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चा व्हाइट रेवन की ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास क्यों करेगा? क्या गाजियन सागर, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, जादूगर क्षेत्र के सभी खेती के रास्ते और तरीके रखता है? 9वीं दरार के बाहर शून्य स्थान में पेनारिन ने व्हाइट रेवन का ताज़ा खून, जो पहले से ही एक पारदर्शी बोतल में संग्रहित था, मिल्टन चेनी को सौंप दिया। उस महिला ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि मैं ब्लडलाइन विजार्ड पद की खेती नहीं करता, लेकिन मैं इससे पूरी तरह अपरिचित भी नहीं हूं। व्हाइट रेवन का ये थोड़ा सा ताज़ा खून वास्तव में आपकी ब्लडलाइन की सीमा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखकर कि मिल्टन चेनी ने इसे स्वीकार कर लिया है, पेनारिन ने बोलना शुरू किया। मुझे शोध के लिए केवल थोड़े से ताज़ा खून की ज़रूरत है, ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं व्हाइट रेवन के ताज़ा खून की खेती करने का कोई तरीका खोज सकता हूं। अच्छा विचार है, इस ताज़ा खून में अभी भी कुछ जीवन शक्ति बची हुई है। जब हम गाजियन सागर में वापस लौटेंगे तो मैं आपको कुछ रक्त खेती के व्यंजन उपहार में दे सकता हूं, लेकिन इस ताज़ा खून की खेती के टिकाऊ होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। पेनारिन ने यह नहीं कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह ये सब ताज़ा खून की खेती के लिए नहीं कर रहा है। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जो लेवल 5 ब्लडलाइन विजार्ड नहीं कर सकते? उसे बस इस रक्त की ताजगी बनाए रखने की जरूरत है, फिर अपने सिमुलेशन के दौरान हर बार थोड़ा थोड़ा एकीकृत करना है। धीरे धीरे संचय करने से अंततः वह लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड बन जाएगा। अगले ही पल दोनों के बगल में शून्य स्थान में एक और महिला दिखाई दी। चलो बच्चे, इस बार लौटने के बाद गाजियन सागर को छोड़ने की कोशिश मत करो। विजार्ड दायरे में अशांति हो सकती है, शेरियल ने हंसते हुए कहा। फिर उसने मिल्टन चेनी के बालों को बिखेर दिया। शेरियल और पेनारिन की आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया जब वे एक दूसरे को देख रहे थे। बेशक मिल्टन इसे नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके शरीर को पहले ही दोनों ने मौके से हटा दिया था। अध्याय 176 131 स्तर 5 रक्त वंशज और स्तर 6 जादूगर चेतना भ्रम सीकिंग। सदस्यता अनुवादक 54,96,90,339। साउथ गार्डियन सागर में द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के भीतर मिल्टन चेनी लाइब्रेरी के अंदर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके सामने एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन थी जो काले पाठ से भरी हुई थी। नीली रोशनी वाली स्क्रीन फीकी पड़ गई और मिल्टन के एक विचार के साथ, क्षेत्र को बनाए रखें। अगले ही पल मिल्टन की रक्त रेखा शांत झील में पानी की एक बूंद के कारण लहर की तरह थी। बेशक आध्यात्मिक सागर की वृद्धि की तुलना में इस बार रक्त रेखा के पाठ सिमुलेशन का सुधार बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह मामूली वृद्धि थी जिसने मिल्टन को आश्चर्यचकित कर दिया। ये काम कर रहा है, मेरी रक्त रेखा की सीमा ढीली हो गई है, मिल्टन ने खुद से कहा। इससे पहले चाहे उसने अपनी रक्तरेखा को कैसे भी परिष्कृत करने की कोशिश की हो, कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार हालांकि वृद्धि मामूली थी, इसने वास्तव में उसकी वर्तमान रक्तरेखा सीमा को तोड़ दिया। इससे उसे रक्तरेखा जादूगर पथ पर आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दी। जब तक वह सिमुलेशन काउंट को स्टैक करने पर निर्भर था, शायद कुछ वर्षों में वह लेवल 3 जादूगर के दायरे में झांक सकता था। सिमुलेशन में रक्तरेखा को एकीकृत करना बहुत अधिक काम नहीं है। रक्तरेखा को एकीकृत करने के बाद व्हाइट विजार्ड पथ की खेती पर ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से संभव है। शायद कुछ वर्षों में वह एक लेवल 3 जादूगर बन सकता है जो व्हाइट विजार्ड पथ और ब्लडलाइन विजार्ड पथ दोनों की खेती करता है। उस स्थिति में भले ही व्हाइट विजार्ड पथ के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई हो, फिर भी वह ब्लडलाइन मैजिक के तीसरे चक्र का उपयोग कर सकता है और बिना किसी कमजोरी के माना जा सकता है। खूनी समुद्री क्षेत्र की पहली बड़े पैमाने पर जांच शुरू होने वाली है।
मिल्टन ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। क्षेत्र स्तरीय विजार्ड संगठन की विनिमय बैठक के समय से कई महीने बीत चुके हैं। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन के पास भविष्य के बारे में एक निश्चित निर्णय है। खूनी समुद्री क्षेत्र स्वाभाविक रूप से 100 साल बाद अचानक विजार्ड क्षेत्र के खिलाफ अंतरक्षेत्र युद्ध शुरू नहीं करेगा। हालांकि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर ने विजार्ड क्षेत्र के बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी दी थी और उन्हें बहुत सारी खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन इस जानकारी की सच्चाई को सत्यापित करने की आवश्यकता थी। कौन जानता था कि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर डबल एजेंट की भूमिका निभा रहा था? आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये डार्क विजार्ड न करें। विजार्ड क्षेत्र ने अंतरक्षेत्र युद्ध को भड़काए बिना दसियों हजार वर्षों तक खूनी समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की थी, लेकिन सिमुलेशन में खूनी समुद्री क्षेत्र सिर्फ 100 साल बाद विरोध नहीं कर सका। तो ये स्पष्ट है कि ये जांच पड़ताल की रणनीति निश्चित रूप से शांत करने वाली नहीं है। वे कम से कम समय में जादूगर दायरे का पता लगा लेंगे, भले ही यह असंभव हो, क्योंकि जादूगर दायरा विशाल है और जादूगर दायरे के शीर्ष पर खड़े पुराने लोग सरल नहीं हैं। इसलिए उनकी पहली बड़े पैमाने की जांच जादूगर दायरे में सभी दायरे स्तरीय जादूगर संगठनों पर लक्षित है, क्योंकि इनमें से अधिकांश संगठन महान दायरे में और प्लेन रिफ्ट्स के भीतर हैं जिन्हें पहली बार में एक महान बल में संयोजित नहीं किया जा सकता है। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे क्रियान्वित करना आसान नहीं है। मिल्टन ने खुद से कहा, टेक्स्ट सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इस बड़े पैमाने की जांच के अंतिम परिणाम को जानता था। मिल्टन के सामने रखी किताबें उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वापस अलमारियों में रख दी गईं। मिल्टन उठे और पुस्तकालय से बाहर चले गए। गाजियन सागर में, दक्षिणी सागर क्षेत्र, शुद्ध श्वेत क्षेत्र के ठीक ऊपर, अचानक हवा का एक झोंका खामोश आसमान में आया। गहरा नीला आसमान खूनी लाल रंग की छाया से रंगा हुआ था। आसमान में अनगिनत छोटी छोटी दरारें दिखाई दी, जिससे ये जगह कई छोटे छोटे अंतरालों में फट गई। मिल्टन, जो साउंड्स ऑफ सी पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा था, दूर तक देख रहा था। प्योर व्हाइट रीजन के ऊपर की घटनाएं उसके सामने एक प्रकाश पर्दा बना रही थीं, जो मिल्टन की आंखों में प्रक्षेपित हो रही थीं। बिल्कुल एक फिल्म देखने जैसा। यह आ रहा है, मिल्टन ने खुद से कहा। बेशक, अगर वह अकेला होता तो वह प्योर व्हाइट रीजन में दूर दूर तक हो रही हर चीज को प्रस्तुत नहीं कर सकता था और उसे प्रकाश पर्दा पर प्रक्षेपित नहीं कर सकता था। लेकिन किसने अपने गुरु को ये शो देखने के लिए आमंत्रित करने पर जोर दिया? बैन उसके बगल में बैठा था, उसके हाथ में शराब का प्याला था। उसने दृश्य देखने के बाद एक घूंट लिया। खूनी समुद्री क्षेत्र खुद को अभिनय करने से रोक नहीं सकता, लेकिन जल्दबाजी में काम करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। गॉस्पेल मास्ट ऑर्डर ने ऐसी कौन सी बकवास जानकारी दी है कि एक ब्लड बैरन 4 संरक्षक समुद्रों की जांच करने की हिम्मत करेगा? बैन ने बिना किसी इरादे के तिरस्कार के लहजे में बात की। सिर्फ दक्षिणी सागर ही नहीं, अब तक संभवतः 4 संरक्षक सागरों पर खूनी सागर क्षेत्र द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। क्या खूनी सागर क्षेत्र आक्रमण करने से पहले अच्छी जानकारी एकत्र नहीं करता? एक स्तर 5 रक्त वंशज 4 संरक्षक सागरों पर आक्रमण करता है, जिसकी रक्षा स्तर 6 जादूगर द्वारा की जाती है। वे क्या सोच रहे थे? वास्तव में, जब मिल्टन ने सिमुलेशन में पाठ जानकारी देखी तो उसे संदेह होने लगा। स्वाभाविक रूप से एक स्तर 5 रक्त वंशज एक प्रमुख क्षेत्र में स्तर 5 जादूगर का सामना करने वाला मूर्ख नहीं हो सकता। लेकिन उनका वर्तमान व्यवहार मूर्खों से अलग नहीं लगता। क्या वे जादूगर क्षेत्र की सुरक्षा को कम करने के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं? मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल पहली परत पर था, जबकि खूनी सागर क्षेत्र के वे बूढ़े लोग 5वीं परत पर थे। उनके पास किस तरह की योजना थी जिससे स्तर 5 रक्त वंशज स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान कर सके? अगले ही पल लाइट स्क्रीन में दृश्य बदल गया। शुद्ध श्वेत सागर क्षेत्र के ऊपर आकाश में दरारें बड़ी होने लगी, लेकिन गाजियन सागर से कोई भी इसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया। मिल्टन को लगा कि शायद गाजियन सागर के लोग भी उसके और बैन की तरह ही फिल्म देख रहे हैं। दरारें बड़ी होती गईं, जब तक कि पूरा आकाश खून से रंग नहीं गया। सबसे बड़ी दरार से एक शारीरिक रूप से बड़ा रक्तवंशज निकला। उसके चारों ओर अनगिनत रक्तवंशज थे, जो लगभग पूरे आकाश को भर रहे थे। अग्रणी रक्तवंशज को भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी योजना इतनी सफल होगी। वह बिना किसी बाधा का सामना किए जादूगर क्षेत्र की तीसरी दरार में प्रवेश कर गया। अध्याय 177 177,131 स्तर 5 रक्तवंशज और स्तर 6 जादूगर चेतना भ्रम सदस्यता की तलाश _2। हाँ, ये वास्तव में एक आत्मघाती हमला था। हालांकि मिल्टन चेनी ने केवल आत्महत्या वाला हिस्सा देखा, हमला नहीं। हजारों रक्तवंशजों ने खुद को नीचे के प्राचीन सफेद समुद्र क्षेत्र में फेंक दिया। लगभग उसी क्षण जब इन रक्तवंशजों ने सफेद समुद्र क्षेत्र को छुआ, उनके शरीर भूल गए। चाहे वह स्तर 1 रक्तवंशज हो या स्तर 2 रक्तवंशज, उनके शरीर समुद्र क्षेत्र को छूते ही तुरंत भूल गए।
शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र खूनी लाल रंग की चमकदार छाया से रंगा हुआ था। यह क्या है? ये खून चूसने वाले अपने ताजे खून से शुद्ध सफ़ेद समुद्र को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक पुरानी चाल है। बैन ने अपनी शराब का एक घूंट लिया और बेपरवाही से बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तुम्हारा मतलब है कि यह पूरी तरह से व्यर्थ है? फिर वे ऐसा क्यों करेंगे? बैन के शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी ने कुछ उलझन में पूछा। क्या रक्त वंशज रक्त सागर क्षेत्र के इतने खर्चीले थे? क्या वे किसी पूरी तरह से अर्थहीन चीज के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार थे? हे, बस देखते रहो, तुम जल्द ही समझ जाओगे। मिल्टन चेनी की उलझन को भांपते हुए बैन ने हंसते हुए मिल्टन चेनी को लाइट स्क्रीन को देखते रहने का निर्देश दिया। बैन से बात करते हुए मिल्टन चेनी ने कभी भी अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटाईं। निश्चित रूप से अगले ही पल शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र में कुछ बदल गया। दसियों हजार रक्त वंशजों के विलीन होने के बाद समुद्र की सतह पर एक रक्त लाल भंवर दिखाई दिया। उनके सामने विशाल रक्त वंशज ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। मिल्टन चेनी और बैन के सामने की चमक तुरंत बिखर गई। बिखरी हुई रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। क्या उन्होंने हमें खोज लिया है? वे हमारे बारे में कुछ समय से जानते हैं। लेवल 5 ब्लड डिसेंडेंट हमारी जासूसी को कैसे नहीं समझ सकता? ब्लडी सी रियल्म के लोग अभी भी पहले की तरह ही घमंडी हैं। बैन हल्के से हंसा और उसके हाथ में शराब का गिलास गायब हो गया। अगले ही पल उसका थोड़ा झुर्रीदार हाथ मिल्टन चेनी के कंधे पर था। बैंगनी रोशनी की चमक के साथ दोनों साउंड्स ऑफ सी पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल से गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे शून्य में थे। उनके आसपास काफी लोग थे जिन्होंने बैन और मिल्टन चेनी को आते देखकर मुस्कुराहट और सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। हम कहाँ हैं? शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र के अंदर, लॉर्ड पोटोसी के चेतना स्थान के भीतर। बैन ने समझाना शुरू किया। इस जगह पर मूल रूप से केवल लेवल 3 विजार्ड को ही जाने की अनुमति थी। हालांकि ब्लडी सी रियल्म द्वारा गाजियन सागर पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद मिल्टन चेनी का यहाँ रहना सुरक्षित था। अध्याय 178 131 स्तर 5 रक्त वंशज और स्तर 6 जादूगर चेतना भ्रम सीकिंग। सदस्यता अंडस्को 3। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी से पहले एक नदी थी, लेकिन यह नदी बहती नहीं थी। जिस क्षण मिल्टन और बैन दिखाई दिए उसके चारों ओर अचानक दर्जनों लोग उभर आए। खैर, वे सभी यहाँ शो देखने के लिए आए हैं। मिल्टन ने अपनी नज़र अपने सामने नदी पर घुमाई। अगले ही पल वह चौंक गया। यह क्या है? उसके सामने नदी में एक रक्त वंशज अचानक दिखाई दिया, एक आकृति जिसे मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया, वह स्तर 5 रक्त वंशज जिससे उसने अभी अभी मुलाकात की थी। रक्त वंशज की उपस्थिति थोड़ी खोई हुई लग रही थी। हालांकि अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया की। उसके चारों ओर ताज़ा खून बह रहा था, जैसे कि वह इस जगह को छोड़ना चाहता हो। ये लॉर्ड पोटोसी द्वारा निर्मित नियमों की लंबी नदी है। ये स्तर 5 रक्त वंशज मुसीबत में है। मिल्टन के बगल में खड़े बैन ने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी निराशा के साथ कहा। क्या वह हमें नहीं देख सकता? मिल्टन ने पूछा। वह हमें नहीं देख सकता। उसे उसके आसपास का वातावरण सामान्य लगता है। उसे लॉर्ड पोटोसी द्वारा जबरन नियमों की लंबी नदी में खींच लिया गया था, बैन ने उत्तर दिया। अगले ही पल नदी में उफान आया और एक भ्रामक धागा उसमें गिर गया। ये धागा नदी में फंसे स्तर 5 रक्त वंशज से जुड़ गया। बस एक पल के लिए रक्त वंशज गायब हो गया और नियमों की लंबी नदी फिर से बहना बंद हो गई। क्या ये खत्म हो गया है? मिल्टन ने हैरान होकर पूछा। ये बिल्कुल वैसा महाकाव्य युद्ध नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह मछली पकड़ने जैसा था, जहां स्तर 5 रक्त वंशज मछली थी और पोटोसी ने उसे एक ही बार में सफलतापूर्वक पकड़ लिया। हाँ, ये खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि और क्या होगा? बैन ने ठहाका लगाया। लेवल 6 के जादूगर की हरकतों को देखना एक दुर्लभ दृश्य था। उसका छात्र काफी भाग्यशाली था। ये ज्ञात है कि जब से बैन गाजियंसी में शामिल हुआ है, उसने लॉर्ड पोटोसी की हरकतों को केवल एक बार देखा था, और वह सैकड़ों साल पहले की बात है। इसके अलावा वह अवसर इस बार की तुलना में बहुत शानदार था। हालांकि दोनों में ही नियमों की लंबी नदी में खींचे जाने की बात शामिल थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक लेवल 5 जादूगरों की मृत्यु हो गई। जैसे ही मिल्टन बोलने वाला था, उसे अचानक लगा कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। जब मिल्टन अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया तो बैन दंग रह गया। अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। बैन के दिमाग में एक आवाज ने हमला किया, जो लेवल 6 के जादूगर लॉर्ड पोटोसी की थी। वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जब उसका छात्र गाजियंसी में शामिल हुआ तो परीक्षण में उसे जो शरीर विरासत में मिला वह लॉर्ड पोटोसी का था। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, जिससे बैन ईर्ष्या महसूस कर रहा है। कई लोगों ने मिल्टन के अचानक गायब होने पर भी ध्यान दिया, इसलिए तुरंत बैन को घेर लिया।
असहाय महसूस करते हुए बेन ने जो कुछ हो रहा था उसके बारे में अपनी अज्ञानता को दर्शाते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन निश्चित रूप से उसके आसपास के ये पुराने लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। मिल्टन ने पलक झपकाए और ऐसा लगा जैसे वह चेतना के स्थान पर लौट आया है। हालांकि इस बार उसके आसपास कोई और नहीं था, सिर्फ वह था। मिल्टन का दिल बेबसी से भर गया। दोस्तों, क्या आप बिना किसी सावधानी के मुझे इधर उधर टेलीपोर्ट करना बंद कर सकते हैं? गाजियंसी में शामिल होने के बाद मिल्टन ने पाया कि इन लोगों को उसे अचानक किसी जगह टेलीपोर्ट करना बहुत पसंद है। जैसा कि इस बार हुआ, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता उसका पूरा परिवेश बदल गया था। छोटा लड़का, यह आवाज़ सुनकर मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। मुस्कुराहट से भरा एक युवक उसे देख रहा था, उसके हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी थी। युवक थोड़ा भ्रामक लग रहा था, लेकिन जिस क्षण मिल्टन ने उसे देखा उसका दिल एक अशांत समुद्र की तरह था, क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वह परिचित था। जब उसने गाजियन सागर में शामिल होने के लिए अपने परीक्षण में भाग लिया तो ये युवक उसका गुरु था। एक स्तर 6 जादूगर, दक्षिणी गाजियन सागर का समुद्र भगवान। पोटोसी हॉल। लॉर्ड पोटोसी, मैं। मिल्टन हकलाया, क्योंकि उसे वाकई नहीं पता था कि क्या कहना है। वास्तव में पहली बार वह लेवल 6 के जादूगर के आमने सामने था। इससे पहले उसने लेवल 5 के जादूगर को भी नहीं देखा था। मैंने सुना है कि ट्रायल में तुम्हें मेरी पहचान लेनी थी, पोटोसी ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। मिल्टन अजीब तरह से हंसा। अपने गुरु को मूर्ख बनाना आसान था, लेकिन उसके सामने असली व्यक्ति को मूर्ख बनाना असंभव था। मिल्टन की चुप्पी देखकर पोटोसी हंसा। फिर उसने विषय बदल दिया, क्या आप गाजियन मेडिटेशन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? हाँ, मिल्टन ने पुष्टि में सिर हिलाया। यह एक ध्यान तकनीक थी जिसका अभ्यास वह गाजियन सागर में शामिल होने के बाद से कर रहा था, इसलिए इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। क्या आप इस ध्यान तकनीक की उत्पत्ति जानते हैं? ये सुनकर मिल्टन ने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। लेवल 6 के जादूगर के दिमाग को पढ़ना असंभव था, भले ही उसके सामने प्रकट होने वाला ये जादूगर सिर्फ एक भ्रमपूर्ण चेतना हो। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने कहा, ये व्हाइट विजार्ड मेडिटेशन तकनीक है जिसे व्हाइट विजर्ड्स के पूर्वज स्टेनली ने जेनेसिस युग में बनाया था। ये कहने के बाद मिल्टन स्थिर खड़े रहे। उनके सामने पोटोसी अभी भी एक भ्रम था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अतिरिक्त मुस्कान का संकेत था। पोटोसी की चेतना अंतरिक्ष ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। धीरे से उन्होंने कहा, नहीं, ये ध्यान तकनीक आपने बनाई थी। इसके साथ वह हल्के से हंसे और मिल्टन की ओर देखा। मिल्टन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उन्हें सामने आने से रोकने में असफल रहा। इसका क्या मतलब था? क्या उसे पता था कि मुकदमे में उसे क्या भूमिका निभानी थी? मिल्टन की प्रतिक्रियाएं पोटोस की उम्मीदों के अनुरूप ही लग रही थीं। धीरे धीरे उसकी चेतना का स्थान फीका पड़ गया। एक शुद्ध सफेद प्रकाश समूह उसके शरीर से निकलकर मिल्टन के शरीर में प्रवेश कर गया। छोटे लड़के, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। अगले ही पल मिल्टन की चेतना उसके आध्यात्मिक सागर में प्रकट हुई। उसने अपने आध्यात्मिक सागर में शुद्ध सफेद प्रकाश समूह को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास चमक रहा था। यह क्या है? अध्याय 179 179 132 स्थानापन्न कठपुतली और 9 महीने सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक समुद्र के भीतर सफेद गुच्छे के भीतर प्रकाश ने आकार लिया। उसकी चेतना सफेद गुच्छे के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थी। उसने इस वस्तु को पहले केवल गाजियन सागर की वॉच लाइब्रेरी की पुस्तकों में देखा था। ये पहली बार था जब उसने वास्तव में इसका सामना किया। मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक समुद्र में आध्यात्मिक शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया। मिल्टन के आध्यात्मिक समुद्र में गुच्छे से प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया, जिससे अंदर की वस्तु प्रकट हुई। एक पारदर्शी कठपुतली जो लगभग उसके समान दिखती थी। स्थानापन्न कठपुतली। अपने सामने कठपुतली को देखते हुए मिल्टन कुछ हद तक चकित था। लेवल 6 विजार्ड से उपहार थोड़ा बहुत भव्य लग रहा था। स्थानापन्न कठपुतली एक विशेष प्रकार की जादुई कठपुतली है जिसका कोई स्तर नहीं होता। इसका कार्य सरल है। ये जीवन को बचाने के लिए मालिक का रूप धारण कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। फिर भी यह अत्यंत कीमती है। ये वास्तव में विलुप्त विशेष खजाना है जिसका उपयोग करने पर प्रत्येक बार एक कम होता है। निस्संदेह स्थानापन्न कठपुतली एक अतिरिक्त जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे सावधानी बरती जाए या नहीं, जब तक हमला घातक है, स्थानापन्न कठपुतली उसे बचा लेगी। अगले ही पल मिल्टन की चेतना टिमटिमा गई और वह आध्यात्मिक समुद्र से बाहर निकल गया। चेतना का वह स्थान जहां उसका शरीर स्थित था, वह भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। इसके पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद मिल्टन का शरीर द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में फिर से प्रकट हुआ।
द ब्लडी सी रियल्म ने विजार्ड रियल्म के भीतर लगभग सभी क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों की एक साथ जांच की। मिल्टन ने गाजियन सागर नहीं छोड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अन्य जादूगर संगठनों की विशिष्ट स्थितियों को नहीं जानता था। हालांकि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई होती तो खूनी सागर क्षेत्र द्वारा की गई सभी जांच विफल हो जानी चाहिए थी। सिमुलेशन में खूनी सागर क्षेत्र द्वारा की गई पहली बड़े पैमाने की जांच पूरी तरह से आपदा थी। हालांकि वे निश्चित रूप से हार नहीं माने गए, लेकिन पहली जांच की पूरी विफलता खूनी सागर क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका थी और कम से कम फिलहाल वे जांच जारी नहीं रखेंगे। मिल्टन के द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में दिखाई देने के बाद उसकी आंखों के सामने एक और आकृति दिखाई दी। यह उसका गुरु बर्नार्ड था। क्या आप लॉर्ड पोटोसी से मिले हैं? बर्नार्ड ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। मिल्टन ने सिर हिलाया। इस जानकारी को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि उसके गुरु ने पूछा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से पहले से ही इम्यू है। तुम सच में भाग्यशाली हो बच्चे। मिल्टन के भाग्य के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के बाद बर्नार्ड ने आगे कहा, खूनी सागर क्षेत्र को सुसमाचार मास्टर ऑर्डर द्वारा पागलों के झुंड में बदल दिया गया है। अब कोई नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप हाल ही में गाजियन सागर से कोई मिशन स्वीकार न करें। गाजियन सागर के अधिकांश मिशनों के लिए गाजियन सागर को छोड़ना आवश्यक था। मिल्टन की वर्तमान स्तर 2 जादूगर स्थिति के साथ गाजियन सागर को छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से बर्नार्ड नहीं चाहता कि उसका एकमात्र छात्र जोखिम उठाए। ये सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया। उसने हाल ही में गाजियन सागर से कोई और मिशन स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने जो 2 मिशन लिए थे वे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सुचारू रूप से पूरे नहीं हुए। अब वह जल्दबाजी में और मिशन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली बार जब वह कोई मिशन लेगा तो वह पूरी तरह से तैयार होगा। आप लाइब्रेरी में पढ़ने में अधिक समय बिता सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप मेरे सहायक के रूप में काम कर सकते हैं और कुछ सरल प्रयोग पूरे कर सकते हैं। बर्नार्ड बोला। ये सुनकर मिल्टन की आंखें चमक उठीं। प्रयोगों में भाग लेना केवल गाजियन सी के दीर्घकालिक सदस्यों को ही करने की अनुमति थी। इस बार पोटोसी से उनकी मुलाकात ने उनके गुरु की साधना योजना को गति दी। यह अच्छी खबर थी। उनके गुरु ने जिन्हें सरल प्रयोग कहा था वे उनके दृष्टिकोण से थे। हालांकि मिल्टन के लिए वे निस्संदेह बड़े प्रयोग थे। इन प्रयोगों में भाग लेने से उनके क्षितिज का विस्तार होगा और कुछ अज्ञात ज्ञान प्राप्त होगा। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उन्होंने गाजियन सी के प्रयोगों में भाग नहीं लिया था क्योंकि बाद में उन्होंने ध्यान तकनीकों का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया था। बाद के चरण के बारे में कई कार्यों के कारण मिल्टन के पास तथाकथित प्रयोगों में भाग लेने के लिए और भी कम समय था। टेक्स्ट सिमुलेशन में उन्होंने कुछ प्रयोगों में भाग लिया था। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन में यादें विरासत में नहीं मिली थीं। भले ही उन्होंने भाग लिया हो, जो संघनित था वह केवल काले पाठ की एक पट्टी थी जो उनके लिए किसी काम की नहीं थी। ठीक है गुरु, मैं समझता हूँ। हाल ही में मैं प्रयोगात्मक ज्ञान के बारे में जितना संभव हो सके सीखने की कोशिश करूंगा। मिल्टन ने गंभीरता से जवाब दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। गाजियन सागर में हर प्रयोगात्मक परियोजना एक बड़ा प्रयोग था। मिल्टन प्रयोगों से कुछ न कुछ सीखकर महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता था। ये प्रगति दायरे से संबंधित नहीं थी, लेकिन जादूगरों के लिए भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा ट्रू बॉडी सिमुलेशन के कारण मिल्टन ने गाजियन सागर की लाइब्रेरी में अधिकांश पुस्तकें पहले ही पढ़ ली थीं। इसलिए वह प्रयोगों में भाग लेने के बारे में काफ़ी आश्वस्त था। अगर वह वास्तव में प्रयोग में भाग भी लेता तो वह केवल एक सहायक होता और उसे केवल समय आने पर अपना कर्तव्य ठीक से निभाने की आवश्यकता होती। मिल्टन की बातें सुनकर बर्नार्ड ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में उसने मिल्टन को इतनी जल्दी गाजियन सागर के विभिन्न प्रयोगों में शामिल होने देने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से ये वर्तमान मिल्टन के लिए बहुत भारी होगा और संभवतः उसकी ध्यान तकनीकों की साधना को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लगता। प्रतिभावान लोगों को हमेशा कुछ विशेषाधिकार मिलने चाहिए। जब वह लेवल 1 जादूगर था तो उसने अपने गुरु के साथ जादुई उपकरण अनुसंधान किया। कोई कारण नहीं था कि मिल्टन लेवल 2 जादूगर ऐसा न कर सके। अच्छा, तो मैं पहले चला जाऊंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक मेरे अवतार कठपुतली को सक्रिय करें, बर्नार्ड ने कहा, और फिर अगले ही पल वह वहां से गायब हो गया। मिल्टन हैरान दिखे। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनके गुरु ने अपना व्यक्तित्व बदल लिया था। पहले वह भूत की तरह आते और चले जाते थे, बिना कोई सूचना दिए चले जाते थे। जब वह चले गए तो उन्होंने उन्हें अलविदा कहने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश की। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी लॉर्ड पोटोसी की उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के प्रभाव को कम करके आंका था। संरक्षक सागर की जानकारी हमेशा साझा की जाती थी। अब तक दक्षिण संरक्षक सागर में लगभग सभी को शायद लॉर्ड पोटोसी की उनसे मुलाकात के बारे में पता चल गया था। अच्छा, उन्हें बता दें। मिल्टन चेनी को इसकी परवाह नहीं थी।
हालांकि जितना ज्यादा समय तक कोई गाजियन सागर में रहता है, चीजें उतनी ही जटिल होती जाती हैं, लेकिन संगठन के सदस्य निस्संदेह एकजुट हैं। आंतरिक कलह और अनुचित उकसावे जैसी चीजें गाजियन सागर के भीतर नहीं होंगी। अन्य क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों द्वारा गाजियन सागर को भड़काने की हिम्मत न करने का एक मुख्य कारण इसकी संरचना है। यदि कोई नियमित छात्र उकसाया जाता है तो छात्र का गुरु आगे आएगा। यदि गुरु इसे संभाल नहीं सकता तो उसका गुरु आगे आएगा। अंत में जब कोई स्तर 5 जादूगर आगे आता है तो बहुत कम लोग इसका सामना कर पाते हैं। इसलिए जादूगर क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन गाजियन सागर को भड़काने की हिम्मत नहीं करते। गाजियन सागर के सदस्यों में अप्राकृतिक मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि गाजियन सी विमानों पर विजय प्राप्त नहीं करता है और गाजियन सी में मजबूत लोग विशेष रूप से सुरक्षात्मक होते हैं। ये कहा जा सकता है कि गाजियन सी विजार्ड दायरे में सबसे सुरक्षित दायरे स्तरीय जादूगर संगठन है। समय बीतता गया और कई महीने पलक झपकते ही बीत गए। इन महीनों के दौरान मिल्टन चेनी ने टास्क स्पेस से कोई मिशन लेने और गाजियन सी छोड़ने की जल्दी नहीं की। उन्होंने अपना अधिकांश समय लाइब्रेरी में बिताया, उन पुस्तकों को पढ़ते हुए जो उन्हें ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान नहीं मिली थीं। लाइब्रेरी में मौजूद पुस्तकें वॉच लाइब्रेरी से जुड़ी हुई थीं, पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक थी। भले ही मिल्टन चेनी केवल लेवल 2 विजार्ड हैं और वॉच लाइब्रेरी में वे जो पुस्तकें देख सकते थे वे केवल एक बूंद थीं, लेकिन उनके पास जितनी पुस्तकें थीं वे बहुत अधिक थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें खत्म करने का डर नहीं था। हर दिन ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के बाद वे लाइब्रेरी में अपने ज्ञान को समृद्ध करते थे, जो काफी संतोषजनक था। साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में लाइब्रेरी में टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियलम या रिटेन तकनीक। रिटेन रियलम। मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से रियलम को बनाए रखने का फैसला किया। अगले ही पल मिल्टन चेनी की रक्तरेखा सीमा फिर से थोड़ी बढ़ गई। प्रत्येक टेक्स्ट सिमुलेशन में मिल्टन चेनी सामान्य रूप से व्हाइट रेवंस के ताज़ा रक्त के साथ विलीन हो जाता था। वह अब लेवल 2 ब्लड विजार्ड की सीमा को तोड़ने के करीब था। एक बार जब वह लेवल 3 विजार्ड बन जाता है तो बुक ऑफ ट्रुथ के अधिकांश कार्य उसके लिए खुल जाएंगे। भले ही वह गाजियन सागर छोड़ दे, वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। लेवल 4 विजार्ड द्वारा उसे निशाना बनाए जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन भले ही लेवल 4 विजार्ड ने उसे निशाना बनाया हो, लेवल 3 विजार्ड बनने के बाद मिल्टन चेनी के गाजियन सागर में वापस भागने की संभावना बहुत अधिक है। आधे साल बाकी हैं, मैं एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन और एक पुनर्जन्म सिमुलेशन कर पाऊंगा, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। टेक्स्ट सिमुलेशन वाकई अच्छा था, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए उनके वर्तमान चरण में ट्रू बॉडी सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन निस्संदेह अधिक उपयोगी थे। अपने विचारों को साफ करते हुए मिल्टन चेनी ने अपने सामने हल्के नीले रंग की स्क्रीन को हटा दिया। अपने ब्लडलाइन विजार्ड पथ की तुलना में व्हाइट विजार्ड पथ पर उनकी साधना निस्संदेह अधिक सहज थी। हालांकि वह केवल लेवल 5 योग्यता के हैं, पारंपरिक विजार्ड पथ की तुलना में व्हाइट विजार्ड पथ योग्यता को उतना महत्व नहीं देता है। मिल्टन चेनी के गाजियन मेडिटेशन तकनीक के अभ्यास में कोई बाधा नहीं थी। उन्हें कुछ महीने पहले लॉर्ड पोटोसी द्वारा मुस्कुराते हुए कहे गए शब्द भी याद थे। उस वाक्य ने उन्हें बहुत चौंका दिया था, क्योंकि परीक्षण में उन्होंने जो अनुभव किया वह दिन की तरह स्पष्ट था। सौभाग्य से गाजियन सागर में मुकदमे का प्रारूप और रोबोरोस रिंग से अलग था, अन्यथा उसके पिछले जीवन की यादें खोजी जा सकती थीं। उस स्थिति में मिल्टन चेनी को यह नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए। उसका पिछला जीवन और सिम्युलेटर उसके सबसे बड़े रहस्य थे। अभी वह व्हाइट विजार्ड पथ पर लगभग सीमा पर था और उसकी प्रकट आध्यात्मिक विशेषताएं भी 30 के करीब थीं। शायद कुछ और सिमुलेशन के साथ मिल्टन चेनी सफलतापूर्वक एक सच्चे स्तर 3 जादूगर बन सकते हैं। एक स्तर 3 जादूगर बनकर वह खूनी सागर क्षेत्र और जादूगर क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्धों में भी जीवित रह सकता है। समय बीतता गया, 3 महीने, 6 महीने, पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए। लाइब्रेरी में साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में हल्के नीले रंग की स्क्रीन को हटाए बिना मिल्टन चेनी उठे और अपने शरीर को फैलाया। 2 टेक्स्ट सिमुलेशन ने उन्हें लेवल 2 व्हाइट विजार्ड की सीमा तक पहुंचा दिया है। अब जब तक वह इस सीमा को पार कर लेता है, वह एक वास्तविक लेवल 3 विजार्ड बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी पहुंच के भीतर ही था। अड़चन उसके लिए कुछ सिमुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेवल 3 विजार्ड बनना एक निश्चितता थी। मिल्टन चेनी की नज़र उसके सामने हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर टिकी रही। अधिक सटीक रूप से ये स्क्रीन के नीचे सिमुलेशन काउंट पर टिकी रही। सच्चे शरीर सिमुलेशन काउंट 1, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 1, पहले एक पुनर्जन्म सिमुलेशन और फिर एक सच्चा शरीर सिमुलेशन। पुनर्जन्म सिमुलेशन के बाद उसकी ताकत बढ़ाई जा सकती थी और फिर एक सच्चे शरीर सिमुलेशन के साथ उसके पास और भी अधिक संभावनाएं होंगी। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया।
पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करें। हाँ, मिल्टन चेनी ने अपने दिल में कहा। अध्याय 180 133 नई दुनिया और फाइटर का पारलौकिक मार्ग, सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। व्हाइट रेवन, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मिल्टन चेनी ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके सामने खड़े तगड़े आदमी ने मिल्टन के कंधे को धीरे से थपथपाया ताकि उसे संकेत मिले कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, और फिर एक तरफ हट गया। बकबक और टिमटिमाती रोशनी की आवाज ने उन्हें घेर लिया। मिल्टन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अखाड़े में चढ़ गया। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, जयकारे और भी तीव्र हूटिंग में बदल गए। इस बार उन्होंने किसी युवा गुंडे को क्यों चुना? ये कमजोर। उनके आसपास की आवाजें अचानक बंद हो गईं। शोरगुल खामोशी में बदल गया। मिल्टन अखाड़े में बेफिक्र होकर एक मोटे आदमी के ऊपर से कदम रखते हुए मंच से नीचे उतर गया। रेफरी वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। मंच के बीच में लेटा हुआ मोटा आदमी निश्चल था। उसके मुंह और नाक से ताज़ा खून बह रहा था, जिससे मंच पर खून का एक छोटा सा पोखर बन गया था। रेफरी उस मोटे आदमी की जांच करने के लिए दौड़ा। मर गया, वह मर गया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन इस शांत वातावरण में यह विशेष रूप से स्पष्ट लग रही थी। अगले ही पल साइडलाइन से और भी तीव्र जयकारे गूंज उठे। सफ़ेद रेवन, सफ़ेद रेवन। अभी क्या हो रहा था? मैंने बस पलटकर कुछ शब्द कहे और फिर सब खत्म हो गया। मुझे भी नहीं पता। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यह एक मुक्का मारने जैसा था। अखाड़े से उतरते हुए मिल्टन चेनी ने अपने मुक्केबाजी के दस्ताने उतारे और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का मोटा आदमी लार का एक घूंट निगल गया। ऐसा लग रहा था कि वह ये देखकर हैरान था कि स्वेच्छा से लड़ने वाला युवक इतना उग्र था। मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है, अब मेरे लिए जॉर्ज शॉ को खोजो, मिल्टन ने कहा। उसका स्वर सपाट और भावहीन था। उसके सामने खड़े ओलिवर ओकॉनर ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। जब मिल्टन वहां से जाने वाले थे तो उन्हें फिर से रोक दिया गया। मिल्टन ने ओलिवर की ओर देखा जो उनका रास्ता रोक रहा था। उनकी निगाहें पानी की तरह शांत थीं। ओलिवर के माथे से पसीना टपक रहा था और वह हकलाते हुए बोला, पैसे, पैसे क्या तुमने अभी तक ले लिए हैं? ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैंक कार्ड मिल्टन को थमा दिया। मिल्टन ने बिना कुछ बोले इसे स्वीकार कर लिया और वह वहां से चला गया। मिल्टन की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर ओलिवर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। ग्रेन मार्केट में अंडरवर्ल्ड के मुखिया के रूप में उसने सभी प्रकार के लोगों को देखा था, लेकिन ये युवक वास्तव में परेशान करने वाला था। भूमिगत फाइट क्लब से निकलने के बाद मिल्टन ने एक टैक्सी ली और अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन पिछले वाले की तरह भाग्यशाली नहीं था। जिस दुनिया में उसने पुनर्जन्म लिया वह उसके पिछले ब्लू स्टार के समान थी। इसमें ऊंची इमारतें और मोबाइल फोन संचार था, जो उसके पिछले ब्लू स्टार से लगभग अलग नहीं था। लेकिन लगभग 20 वर्षों तक इस दुनिया में रहने के बाद मिल्टन किसी भी ट्रांसजेंडर को खोजने में विफल रहा। ये सिर्फ एक साधारण प्रौद्योगिकी दुनिया लग रही थी। मिल्टन ने आदतन श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया। वह इस दुनिया में जादूगर पथ या जादूगर के पथ की खेती नहीं कर सका, लेकिन जादूगर क्षेत्र में नाइट के पथ की खेती हमेशा की तरह की जा सकती थी। मिल्टन, जिसने जीवन बीज को संघनित किया था, अब एक आधिकारिक नाइट था। जॉर्ज शॉ, मिल्टन ने खुद से कहा। हालांकि इस दुनिया में अपने लगभग 20 वर्षों में उसने कोई बड़ी प्रगति नहीं की थी, लेकिन वह बिना लाभ के नहीं था। हालांकि उसे किसी वास्तविक ट्रांसेंडर का सामना नहीं करना पड़ा था, फिर भी वह कुछ सुराग इकट्ठा करने में कामयाब रहा। समय बीतता गया और कई महीने बाद, अच्छा, मुझे मिल गया। मिल्टन चेनी ने फोन रख दिया और कोट रैक पर टंगा ट्रेंच कोट उठाया। ट्रेंच कोट पहनकर वह फिर किराए के कमरे से बाहर निकलता है। एक टैक्सी रोकने के बाद कार स्टार्ट हुई और उस जगह की ओर बढ़ गई जिसके बारे में ओलिवर ने बात की थी। टैक्सी से बाहर निकलने के बाद मिल्टन ने अपने सामने नाइट क्लब को देखने के लिए अपना सिर उठाया। गोल्डन स्प्लेंडर नाइट क्लब। नाइट क्लब में चलते हुए वह तुरंत कई कामुक महिलाओं से घिरा हुआ था। मिल्टन ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और नाइट क्लब में और अंदर चला गया। वह एक निजी कमरे के सामने रुकता है। लॉर्ड्स पवेलियन। निजी कमरे का दरवाजा खोलते ही नाइट क्लब का शोर मिल्टन के कानों में गूंज उठा। मिल्टन को देखकर ओलिवर की आंखें चमक उठीं। उसने ताली बजाई, संगीत बंद हो गया और शोरगुल वाला माहौल अचानक शांत हो गया। व्हाइट रेवन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये जॉर्ज शॉ है, जो ग्रेन मार्केट का एक मशहूर व्यक्ति है। उसने न केवल प्रांतीय मुक्केबाजी मैच में भाग लिया, बल्कि सिल्वर अवार्ड भी जीता, ओलिवर ने कहा। मिल्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नज़र ओलिवर से हटाई और जॉर्ज शॉ की ओर देखा। क्रू कट वाला एक युवक। उसके रूप रंग से पता चलता था कि वह 20 साल से थोड़ा ज्यादा का था। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक टैटू गुदवाया था, जो किसी निशान को छुपाने के लिए था। नमस्ते, जॉर्ज शॉ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
मिल्टन को देखते ही जॉर्ज शॉ उठकर उसके पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये दृश्य देखकर ओलिवर को समझ नहीं आया कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने चुपचाप खड़े रहने का फैसला किया। मिल्टन ने सिर हिलाया और जॉर्ज शॉ से हाथ मिलाया। मिल्टन चेनी, मैंने सुना है कि तुम एक फाइटर हो। ये सुनकर ओलिवर ने जल्दी से कहा, हाँ जॉर्ज, तुम नहीं जानते कि मिल्टन बॉक्सिंग में कितने अच्छे हैं। उन्होंने एक ही वार में एक अंडरग्राउंड फाइटर को मार गिराया। मुझे लगता है कि मिल्टन को आधिकारिक मैच में भाग लेने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ओलिवर को नहीं पता था कि फाइटर होने का क्या मतलब है, लेकिन उसने मान लिया कि मिल्टन जॉर्ज की तलाश कर रहा था क्योंकि वह एक औपचारिक बॉक्सिंग मैच में भाग लेना चाहता था। जॉर्ज शॉ ने ओलिवर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह मिल्टन की बातें सुनकर हैरान लग रहा था। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहाँ से सुना, लेकिन दुर्भाग्य से मैं फाइटर नहीं हूँ। मैं एक साधारण बॉक्सर हूँ। अगर तुम्हें किसी फाइटर की मदद की ज़रूरत है तो मुझे डर है कि तुम गलत व्यक्ति के पास आ गए हो। ये कहते हुए जॉर्ज शॉ ने अपनी बेबसी को दर्शाने के लिए कंधे उचका दिए। मिल्टन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कहा, तुम्हारा गुरु कार्सन डटन।